देहरादून से 158 किलोमीटर दूर गौरा घाटी से अंदर जौनसार बावर क्षेत्र में बसी एक बेहद ही खूबसूरत और रहस्यमयी जगह है लाखामंडल, जहां एक टाइम पर मृत इंसान भी कुछ समय के लिए जिंदा हो जाते थे। मान्यता है कि यहाँ कौरवों ने पांडवों को जलाने के लिए लाछागृह बनाया था। और आज बारिश के इस मौसम में पहाड़ों पर छाई हल्की धुंध के बीच हम निकल पड़े हैं देहरादून से लाखामंडल की जर्नी पर। पहाड़ों के इस दूर दराज इलाके में जहां आज तक सिर्फ प्राइवेट टैक्सियों और जीप से पहुंचा जा सकता था, अब 2026 में यूटीसी फ्लीट में नई बसों के आ जाने से पर्वतीय डिपो देहरादून द्वारा देहरादून से लाखामंडल होते हुए नौगांव तक की सीधी बस सेवा शुरू कर दी गई है। भीगी सड़कें, फिसलते मोड़ और चक्राता के घने जंगल, जहाँ हर मोड़ पर बढ़ता है सस्पेंस। तो चलिए शुरू करते हैं देहरादून से लाखामंडल की इस खूबसूरत बस जर्नी को। सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं इस वक्त पर्वतीय डिपो देहरादून में हूँ। और जल्द ही हमारी बस वर्कशॉप से निकलकर यहाँ पहुँच जाएगी। इस तरफ ये देहरादून जोटाडी वाली बस लगी है। 8:30 बजते ही ये बस यहाँ से निकल पड़ेगी और यहाँ टिकट काउंटर पर मसूरी जाने वाले पर्यटकों की भीड़ लगी हुई है। अगर आपको देहरादून से मसूरी की तरफ जाना है तो यहाँ पर्वतीय डिपो से ही बसें मिलेंगी, जिसका टिकट आपको काउंटर से ही मिलेगा। दिन भर में यहाँ से मसूरी के लिए हर 1 घंटे में बसें निकलती रहती है। 9:18 हो रहे हैं और सामने से हमारी बस भी आ गई है। वैसे तो ये बस यहाँ 9 बजे पहुँच जाती है, पर आज ये थोड़ा देर से आई है और यहाँ अब बारिश भी शुरू हो चुकी है। फिर मैं भी अपनी सीट पर आ गया और बस में भी बोर्डिंग शुरू हो गई है। इसके बाद फिर 9:30 बजे हमारी बस यहाँ से रवाना हो गई। आज हमारे साथ चालक अनूप नेगी जी और कंडक्टर परवीन कुमार जी हैं। हमारी बस का रूट देहरादून से चलकर हरबटपुर, विकासनगर, कालसी, चक्राता, क्वासी और लाखामंडल से होते हुए नौगांव तक है। देहरादून से लाखामंडल की दूरी 158 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में हमारी बस 8 घंटे का वक्त तो ले ही लेगी। और लाखामंडल तक इस बस का किराया 320 रुपये है। यहाँ फिर बल्लूपुर चौक के पास हल्का जाम भी देखने को मिला। देहरादून के बीचों बीच सफ़र करते हुए अब हमारी बस पहुँच रही है इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के पास, जहाँ से शहर का एक अलग ही डिसिप्लिन और वाइब महसूस होती है। 1932 में स्थापित ये एकेडमी भारत के सबसे प्रेस्टिजियस मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में से एक है। यहाँ से इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स तैयार होते हैं जो आगे चलकर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। फिर जल्द ही हमारी बस पहुंच गई हरबटपुर। यहाँ बस अड्डा में बसों की एंट्री होती है तो कंडक्टर साहब काउंटर में एंट्री करा रहे हैं।
और यहाँ से अब हमारी बस NH 507 में एंटर करके राइट साइड विकासनगर की तरफ आगे बढ़ रही है। फिर 10:56 पर हमारी बस पहुंच गई विकासनगर। यहाँ पर अब 15 मिनट का हॉल्ट है और कुछ नई सवारियां भी चढ़ रही है। बारिश की वजह से हल्की ठंड है तो यहाँ एक कप चाय तो बनती है। गर्मा गर्म चाय पीने के बाद फिर बस यहाँ से आगे के लिए निकल रही है और अब अगला स्टॉप सीधा सहिया में होगा। यहाँ अब हमारी बस डाक पत्थर से गुजर रही है। डाक पत्थर यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है और यमुना नदी यहाँ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच एक प्राकृतिक सीमा का काम करती है। नदी का इस तरफ का हिस्सा उत्तराखंड के देहरादून जिले के अंतर्गत आता है और उस पार का हिस्सा हिमाचल के सिरमौर जिले में पड़ता है। फिर यहाँ बारवाला से हमारी बस NH 507 को छोड़कर SH 20 में आ गई। NH 507 आगे यमुनोत्री के लिए जाता है। अब हमारी बस यमुना नदी पर बने इस पुल को क्रॉस कर रही है। यहाँ पास में ही टोंस और यमुना नदी का संगम होता है। टोंस नदी बंदरपुज पर्वत से निकलकर यहाँ यमुना नदी में मिल जाती है। टोंस यमुना की सबसे लंबी और प्रमुख सहायक नदी है, जो मुख्य धारा यमुना से भी अधिक पानी लाती है। थोड़ा आगे चलकर ये कालसी टाउन आता है। कालसी मौर्य सम्राट अशोक के चतुर्दश 14 शिलालेख के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व का यह शिलालेख एक विशाल क्वार्टर चट्टान पर खुदा हुआ है। शिलालेख में युद्ध त्यागने, अहिंसा अपनाने और मानवता की सेवा करने के अशोक के संदेश अंकित हैं। और यहाँ कालसी से ही जौनसार बावर क्षेत्र भी शुरू हो जाता है। जौनसार बावर क्षेत्र मुख्य रूप से 2 विकास खंडों में बटा है, कालसी और चक्राता। कालसी इस जनजातीय क्षेत्र का पहला बड़ा पड़ाव भी है। कालसी न केवल एक प्रवेश द्वार है, बल्कि प्राचीन समय में यह इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण राजधानी और व्यापारिक केंद्र भी रहा है। इधर ये नौगांव से देहरादून की तरफ आ रही बस भी यहाँ पहुँच रही है। इस बस का नौगांव से चलने का टाइम सुबह 6 बजे का है। मैदानी क्षेत्र में बारिश तो हो ही रही थी, पर अब यहाँ पहाड़ी इलाके में आगे बढ़ते हुए अब कोहरा लगना भी शुरू हो गया है। इसके बाद फिर 12:19 पर हम पहुंच गए सहिया।
सहिया इस मार्ग का एक सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र है। ये जौनसार बावर क्षेत्र का एक मुख्य मार्केट है और यहाँ ऊनी कपड़े, स्थानीय मसाले और ताजे पहाड़ी फल सब्जियाँ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यहाँ का पहाड़ी अदरक भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ से चक्राता, त्यूनी और लाखामंडल जाने वाले रास्ते भी अलग होते हैं, इसलिए इसे इस पूरे क्षेत्र का जंक्शन माना जाता है। यहाँ की स्थानीय संस्कृति में पारंपरिक जौनसारी नृत्य और त्योहारों की गहरी छाप दिखती है। सहिया चक्राता ब्लॉक के अंतर्गत आता है और स्थानीय लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का भी मुख्य केंद्र है। फिर यहाँ सहिया मार्केट से थोड़ा आगे हमारी बस अब लंच ब्रेक के लिए रुक रही है और बारिश लगातार ही जारी है। यहाँ फिर बस के स्टाफ ने मुझे भी साथ खाने बुला लिया। इसके बाद फिर आधे घंटे के एक लंबे हॉल्ट के बाद अब हमारी बस यहाँ से आगे निकल रही है और अभी यहाँ से चक्राता 25 किलोमीटर और लाखा मंडल 92 किलोमीटर दूर है। चक्राता की ओर चढ़ाई करते हुए अब हमारी बस पहुंच रही है कोरवा गांव। कोरवा अपने एडवेंचर कैंपस के लिए मशहूर है। यहाँ कई प्राइवेट रिजॉर्ट्स और कैंपिंग साइट्स हैं, जहाँ लोग चक्राता की भीड़-भाड़ से दूर रुकना पसंद करते हैं। इस बेल्ट में स्थानीय स्तर पर ऊंचाई वाले आलू की खेती बहुत होती है, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। कोरुआ के पास से ही किमोडा फॉल्स जाने का भी रास्ता पड़ता है, जो एक अनछुआ और शांत झरना है। यहाँ से ऊपर पहाड़ की चोटी पर चक्राता का फेमस चिरमिरी सनराइज पॉइंट है, जिसका ट्रैकिंग का रास्ता यहाँ थाना के पास से भी निकलता है। इसके बाद फिर 1:45 पर हम पहुंच गए चक्राता। बस में यहाँ के कुछ टूरिस्ट हैं तो वो उतर रहे हैं। हमारी बस यहाँ 10 मिनट के लिए रुकी थी और अब यहाँ से आगे के सफ़र के लिए निकल रही है और बारिश और भी ज़्यादा तेज हो गई है। यहाँ से अब SH-18 भी शुरू हो गया है। आधुनिक चक्राता की स्थापना ब्रिटिश सेना के कर्नल ह्यूम ने 1869 में की थी। चक्राता ब्रिटिश काल में एक महत्वपूर्ण सैन्य छावनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के लिए समर रिट्रीट हुआ करता था।
चक्राता से उतराई उतरते हुए अब हमारी बस पहुंच रही है दवा पुल। और इधर ये राइट साइड पर टाइगर फॉल के लिए सड़क जा रही है, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर है। टाइगर फॉल चक्राता का सबसे बड़ा आकर्षण भी है और इसे भारत का सबसे ऊंचा डायरेक्ट सीधा गिरने वाला झरना माना जाता है। जब ये इतने ऊंचाई से गिरता है तो झरने की गूंज ऐसी लगती है जैसे कोई बाघ दहाड़ रहा हो, इसलिए इसको टाइगर फॉल बोलते हैं। और जौनसारी भाषा में इसे केराव पचाड़ या कायुल पचाड़ बोला जाता है। इसके बाद ये जखाधार गांव आता है। पहाड़ी इलाकों में धार शब्द वाले नामों के पीछे एक खास भौगोलिक और भाषाई कारण है। पहाड़ी भाषा में धार का अर्थ होता है पहाड़ की चोटी या ऊंचाई वाला किनारा। अब यहाँ से आगे गहरी घाटियाँ भी शुरू हो जाएंगी। फिर 3:22 पर हमारी बस पहुंच गई क्वासी। क्वासी एक खूबसूरत, शांत और ठेठ पारंपरिक पहाड़ी गांव है। यहाँ आज भी स्थानीय स्थापत्य कला देखने को मिलती है और यहाँ इस छोटे से बाजार में भी कुछ सवारियाँ उतर रही है। पहाड़ों के इस दूर दराज रूट पर जहां आज तक बस नहीं चलती थी, आज पहली बार यूटीसी की एक नई बस यहां पहुंच चुकी है। ये सिर्फ एक बस नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के लिए एक नई उम्मीद है। लेकिन ये सर्विस तभी कंटिन्यू रहेगी जब लोग इसमें सफ़र करेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ के आसपास के क्षेत्र से है या आपको लाखामंडल आना है तो यूटीसी से ज़रूर सफ़र कीजिए ताकि ये बस इस रूट पर कंटिन्यू चल सके। थोड़ा आगे चलकर अब हम पहुंच रहे हैं गौरा घाटी। गौरा घाटी एक बहुत ही खूबसूरत और ऑफबीट इलाका है। इसे जौनसार का एक बहुत ही शांत कोना भी माना जाता है। अब हमारी बस पहुंच रही है कांडोई बौंदुर गांव में और नीचे उस तरफ ये खूबसूरत गांव दिखाई पड़ रहा है। इस रीजन के ज़्यादातर गांवों में आज भी पत्थर और देवदार की लकड़ी से बने नक्काशीदार पारंपरिक घर है। यहाँ की सड़कें काफ़ी ज़्यादा संकरी तो हैं ही और साथ ही कुछ जगहों में भूस्खलन का खतरा भी बना रहता है। बरसात के समय में कई बार ये सड़क बंद भी हो जाती है। फिर मुझे दिखाई देने लगे कुछ ऐसे नज़ारे जिसे देखकर सारी थकान एकदम से गायब सी हो गई। सामने उस तरफ का गांव मनियाद गांव है।
फिर 5:05 पर हम पहुंच गए लाखा मंडल। यहाँ फिर मैं मंदिर के गेट के पास उतर गया और बस आगे नौगांव की तरफ जा रही है। तेज बारिश के चलते मैंने सामने ही एक होटल में रूम ले लिया। फिर अगली सुबह मैं 6 बजे ही जाग गया। अब बारिश रुक चुकी है तो मौसम एकदम साफ है। सामने उस तरफ प्राचीन भगवान शिव का मंदिर है। कल रात मैं इस होटल में रुका था। इस तरफ ये रोड के बगल में ही मंदिर में जाने का रास्ता है। फिर मैं मंदिर में चला गया और अभी तो ये बंद है। ये मंदिर करीब सुबह 7 बजे के आसपास खुलता है। लाखा मंडल का ये मंदिर पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान स्थापित माना जाता है और यहाँ का शिवलिंग ग्रेफाइट का है जो जल चढ़ाने पर चमकता है। मान्यता है कि दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए यहाँ लाछागृह बनाया था, जिससे बचने के लिए पांडवों ने इसी मंदिर में शरण ली थी। मुझे सुबह इसी बस से वापस जाना था तो मैं मंदिर के खुलने से पहले ही निकल गया और पिछले दिन के बारिश के बाद ऊपर पहाड़ों पर भी बर्फ दिखाई पड़ रही है। उम्मीद है दोस्तों देहरादून से लाखा मंडल की ये खूबसूरत जर्नी आपको पसंद आई होगी। आप YouTube के थैंक्स बटन से भी मेरी मदद कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको देहरादून से जम्मू कटरा की बस जर्नी दिखाने वाले हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।